एक ऐसा चैप्टर जो हमारे और आपके डेली लाइफ में काफी उपयोगी चैप्टर है। जितना भी आप कपड़ा तरह तरह का पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, ठीक है, जैसे टेरिलिन का कपड़ा पहनते हैं, कॉटन का पहनते हैं, ठीक है, जो जैकेट पहनते हैं, जो लेदर जैकेट पहनते हैं, वो सब का सब, या जो पॉलीथीन यूज करते हैं, हर जगह प्लास्टिक का यूज करते हैं, वो सब पॉलीमर से रिलेटेड चैप्टर टॉपिक है। और हर एक चीज को बहुत बारीकी से आप समझने जा रहे हैं। पोली का मतलब क्या होता है, ये बायो का बहुत प्रचलित शब्द है। पोलीगाइनस, पोली से प्लस, पोलीपेटलस। तो पोली का मतलब अनेक, बहुत, और मर्स का मतलब यूनिट। तो जो बहुत सारे यूनिट के मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, पॉलीमर्स। एकदम शांति से सुनिए, बहुत मजा आएगा। लास्ट में निकलते समय लगेगा कि सब याद हो गया, और ऐसा होने वाला है। बहुत अच्छे से आपके माइंड में हम सेट करने जा रहे हैं। बस थोड़ा सा समय दीजिए, 4 मिनट। और देखिए, बहुलक के बारे में अभी हमने बताया। घरेलू सामान, कपड़ा, फर्नीचर, स्वचालित वाहन, अंतरिक्ष यान, जैव चिकित्सा, सर्जरी के उपकरणों में बहुलक का उपयोग किया जाता है। साधारणतः अणु जब अधिक संख्या में परस्पर संयोजित होकर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं, अधिक संख्या में संयोजित होकर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं, तो उसको कहते हैं बहुलक। ध्यान दिया जाए, बहुलक ये है इथिलीन। इसका एन मॉलिक्यूल हाई प्रेशर देने पर, बहुत सारा लघु उद्योग अभी चल रहा है घर घरों में, पॉलीथीन बनाने के लिए इथिलीन लाया जाता है, और तेजी से उस पर ऑक्सीजन गैस का झोंका प्रवाहित किया जाता है हाई प्रेशर से। तो इथिलीन में देख लीजिए पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड तुरंत टूटकर 2 सिग्मा बॉन्ड बदल जाता है। तो अगर मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल लीजिएगा, 2 मॉलिक्यूल, तो अभी फिलहाल ये CH2CH2 है, तो CH2CH2 का चेन एक मॉलिक्यूल में 2 बार दिखाई दे रहा है। अगर पाई बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, जैसे देखिए आ गया, तो ये 4 बार ना नजर आएगा CH2CH2। तो यहां 2 आगे लिखेंगे तो यहां 2 बार और दिखाई देगा, ऐसे ऐसा 2 बार। अगर N अणु लिए है N, तो ये है इथिलीन, और बन गया पॉलीथीन। पॉलीथीन। और जो स्टूडेंट एकलक नहीं समझ पाते थे, यही एकलक है, और इससे मिलकर बना बहुलक। तो जिस पुनरावृत्ति इकाई के से मिलकर बहुलक का निर्माण होता है, उसी पुनरावृत्ति इकाई को एकलक कहते हैं। और बहुत सारे एकलक के मिलने से बहुलक का निर्माण होता है, और यह प्रक्रम बहुलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो एकलक क्या है, बहुलक क्या है, बहुलीकरण अभिक्रिया क्या है? यह प्रक्रम जिसके माध्यम से एकलक आपस में जुड़कर बहुलक का निर्माण करता है, बहुलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो मोनोमर्स, पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन, 3 शब्द को आपने समझा। देखिए, तो जो हमने समझाया आपके सामने यहां पर दिख रहा है, वह प्रक्रम जिसमें एकलक बहुलक में परिवर्तित हो जाता है, बहुलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इथिलीन का N मॉलिक्यूल जुड़कर उच्च दाब पर पॉलीथीन बदल गया। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बृहद अणु और बहुलक में क्या अंतर है। नाम ही ले रहे हैं बृहद अणु, वास्तव में बहुलक डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट निर्मित नहीं होता है, एकलक से निर्मित होता है। और बृहद अणु तो डायरेक्ट एक बड़ा अणु होता है। जैसे आप लोग को याद होगा क्लोरोफिल का अणु सूत्र, याद है? आपके एग्जाम में आ चुका है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है। तो क्लोरोफिल में आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मैग्नीशियम होता है उसमें। ध्यान से समझ लीजिए, क्लोरोफिल का सूत्र होता है, क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55। C55 H72 O5 N4 Mg, ये है क्लोरोफिल का सूत्र। इसमें एक अकेला धातु केवल मैग्नीशियम है, और बाकी सभी अधातु है। उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरोफिल के निर्माण में कौन कौन से अधातु भाग लेते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और यहां बढ़िया से इसका सूत्र देखिए, C55H72O5N4 Mg बोल रहे हैं,
ये खुद एक बड़ा अणु है, इसको छोटे छोटे अणु से मिलकर बनने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर बताया गया है कि यह एक विशाल अणु होता है स्वयं, और जिसमें मोनोमर्स की इकाइयां हो भी सकती है, नहीं भी सकती है, लेकिन बहुलक तो हमेशा मोनोमर्स से ही बनता है, चाहे एक प्रकार का मोनोमर्स मिलकर बनाए चाहे बहुत से प्रकार का, लेकिन जब बनेगा तो मोनोमर्स से बनेगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बृहद अणु और बहुलक में क्या अंतर है। बृहद अणु स्वयं एक विशाल अणु होता है और बहुलक हमेशा एकलक के पुनरावर्तित इकाइयों के निर्मित मतलब मिलने के फलस्वरूप बनता है बहुलक। और यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सभी बहुलक बृहद अणु हैं, लेकिन सभी बृहद अणु, क्योंकि बृहद अणु स्वयं बृहद अणु होता है, वो बहुलक कहां से, लेकिन बहुलक तो हमेशा छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है। अब यहां पर पहला क्लासिफिकेशन जो हम समझाने जा रहे हैं आज, पुनरावृत्ति इकाइयों के आधार पर बहुलक जो होता है दो प्रकार का होता है, जो बहुत जल्दी आप समझ पाएंगे और आप लिख पाएंगे और अभी तुरंत याद भी हो जाएगा। समबहुलक और सबहुलक। देखिए बटपर, पुनरावर्तित इकाइयों के आधार पर, रिपीटिंग यूनिट के आधार पर बहुलक दो प्रकार का होता है, समबहुलक सबहुलक। आज के बाद देखते ही जान जाएंगे कि समबहुलक है सबहुलक। जो एक प्रकार के मोनोमर से मिलकर बनेगा समबहुलक, जो एक से अधिक प्रकार के एकलक से मिलकर निर्मित होगा सबहुलक। अब इसको ऐसे नहीं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हुए जरा डिफिनेशन सुनिए। ये देखिए यहां पर प्रोपिलीन का N मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया और बन गया पॉलीप्रोपिलीन। अब जरा देखिएगा यहां पर भी बन रहा है नायलॉन 66, लेकिन ये नायलॉन 66 बना, लेकिन कितना तरह का अणु भाग ले रहा है, दो, हेक्सामेथिलीन डायमीन और साथ साथ एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन जब मिलता है तब नायलॉन 66 जैसा बहुलक बनता है। तो बहुलक ये भी है, बहुलक ये भी है, बहुलक ये भी है और बहुलक पॉलीथीन भी है। लेकिन पॉलीथीन किससे मिलकर बना, केवल इथिलीन के अणु से। तो जब एक प्रकार का अणु भाग लेगा निर्माण समबहुलक, और जब एक से अधिक प्रकार का होगा तो नायलॉन 66 समबहुलक है कि सहबहुलक। किससे किससे, इसके एकलक के अणु कौन कौन से हैं, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। तो समबहुलक और सहबहुलक देखते ही आप सभी स्टूडेंट एग्जाम्पल के आधार पर पहचानने का क्षमता रखेंगे। आज के बाद उसका रिएक्शन देखेंगे, अगर एक तरह का अणु से बनेगा तो समबहुलक, अगर दो तीन तरह के अणु से मिलकर बनेगा। तो यहां पर कैसे पता चल रहा है कि ये सहबहुलक है, दो तरह का एकलक आया है। पहले एकलक का नाम हेक्सामेथिलीन डायमीन, दूसरे एकलक का नाम, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही।